हाय उन गैजेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन में दबाइए जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साकार है और आप देख रहे हैं हाय उन गैजेट्स। आज जो कुछ मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें Redmi Note 7 Pro Samsung Galaxy A50 का कैमरा कंपैरिजन करूंगा। सो गाइस, वैसे तो मुझे Samsung A50 को परचेज नहीं करना था क्योंकि इन दोनों के प्राइस में अप्रॉक्स ₹6,000 का डिफरेंस है, बट आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करो। सो मैंने परचेज करके इन दोनों का इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन किया है, जिसे आप बिना स्किप किए एंड तक देखना ज़रूर, जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों ही फ़ोन्स में अभी रिसेंटली कुछ मेजर अपडेट्स आई हैं जिसमें काफ़ी सारे कैमरा इंप्रूवमेंट्स और बग्स फिक्स किए गए हैं। सो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेटेड हैं। सैमसंग में Android 9 Pie विद मार्च सिक्योरिटी पैच है और Redmi Note 7 Pro में February सिक्योरिटी पैच MIUI 10.2.7 Android 9 Pie इंस्टॉल्ड है। इस कैमरा टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि Redmi Note 7 Pro का कैमरा ज़्यादा अच्छा है या Samsung Galaxy A50 का। सैमसंग में आपको फ्रंट में 25 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर का कैमरा और बैक में ट्रिपल कैमरा जिसमें 25 मेगापिक्सल f1.7 प्लस 8 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर का सुपर वाइड एंगल प्लस 5 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और Redmi Note 7 Pro में बैक पर 48 मेगापिक्सल f1.8 प्लस 5 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर के डुअल कैमरास और फ्रंट में सिंगल 13 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर का कैमरा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ जो भी फोटोज़ और वीडियोस देखोगे उनमें से किसी को भी एडिट नहीं किया गया है। दोनों ही फ़ोन्स की पिक्चर्स को ऑटो मोड में लिया गया है और यहाँ रियर और फ्रंट कैमरास के ब्यूटी मोड को ऑफ करने के बाद ही सभी पिक्चर्स ली गई हैं, जिससे आपको फेयर रिजल्ट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर इस पिक्चर में देखें तो कलर बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट में दोनों ही फ़ोन्स ने बढ़िया वर्क किया है। रेडमी ने वार्म कलर्स लिए हैं और सैमसंग ने यहाँ कूलर टोन दी है। और जूम इन करके अगर डिटेल्स देखें तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स ने बहुत बढ़िया डिटेल्स दी हैं। और अगर रेडमी में 48 मेगापिक्सल मोड को ऑन करें तो सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ डिटेल्स थोड़ी कम ही मिली हैं। अगर जूम इन करें तो यहाँ A50 ने ज़्यादा बेटर डिटेल्स कैप्चर की हैं। इस पिक्चर में यह सैमसंग ने कलर्स और कंट्रास्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है और रेडमी में काफ़ी हद तक नेचुरल लुक मिला है। और जूम इन करें तो यहाँ इस मैक्रो शॉट में भी सैमसंग ने स्लाइटली बेटर डिटेल्स कैप्चर की हैं। और 48 मेगापिक्सल मोड ऑन करें तो यह माइनर डिफरेंस देखने को मिला है। रेडमी की पिक्चर में थोड़ी डिटेल्स इंक्रीज हुई हैं, लेकिन ओवरऑल सैमसंग ने माइनर डिटेल्स कैप्चर की हैं। यहाँ इस पिक्चर में दोनों ही फ़ोन्स ने रियल कलर्स नहीं लिए हैं। रेडमी ने AI की हेल्प से विविड कलर्स लिए हैं और सैमसंग ने स्लाइटली वॉश्ड आउट कलर्स लिए हैं, जिससे पिक्चर्स में काफ़ी फेडेड लुक मिली है। और अगर डिटेल्स देखें तो यहाँ क्लियरली रेडमी ने बहुत बढ़िया डिटेल्स ली हैं। और 48 मेगापिक्सल को ऑन करें तो कुछ मेजर डिफरेंस यहाँ नहीं मिला। डिटेल्स और कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिले हैं। सो आगे मैंने रेडमी में सभी पिक्चर्स में 48 मेगापिक्सल का यूज़ नहीं किया बिकॉज 48 मेगापिक्सल की प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। एक पिक्चर की प्रोसेसिंग के लिए अप्रॉक्स 5 to 6 सेकेंड्स लगते हैं और उसमें भी आप AI और HDR मोड को ऑन नहीं कर सकते। और इसीलिए मुझे पर्सनली पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी से 1.6 माइक्रोन पिक्सल साइज़ की इमेज का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। सो आने वाली सभी पिक्चर्स को मैंने 12 मेगापिक्सल पर AI को ऑन करके और ऑटो HDR ऑन करके ही लिया है। इस पिक्चर में सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा कूलर कलर्स लिए हैं, जिससे कलर्स नेचुरल नहीं आए हैं। और वही रेडमी ने स्लाइटली विविड कलर्स तो लिए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक क्लोज टू रियल कलर्स आए हैं, जिससे ओवरऑल लुक रेडमी में बढ़िया मिली है। सो यह कलर टोन पर आपकी पर्सनल चॉइस होगी। और जूम इन करें तो यहाँ भी रेडमी ने बढ़िया डिटेल्स और शार्पनेस कैप्चर की है। यहाँ इस पिक्चर में सैमसंग ने ट्री के नीचे शेडोज़ में डिटेल्स को बेटर हाईलाइट किया है, लेकिन ओवरऑल अगर सब जगह देखें तो रेडमी ने बहुत बढ़िया वर्क किया है। बैकग्राउंड में वाटर का कलर ऑलमोस्ट नेचुरल लिया है। और अगर ट्रीज या हाउसेज या इवन स्काई पर देखें तो सब जगह बेटर एक्सपोजर और बेटर डिटेल्स कैप्चर की है। यहाँ इस पिक्चर में दोनों ही फ़ोन्स ने बहुत बढ़िया वर्क किया है। यह रेडमी ने क्लोज टू रियल कलर्स लिए हैं। अगर आप स्काई का कलर देखें तो रेडमी ने बेटर कैप्चर किया है, लेकिन यह कलर बैलेंस पर आपकी पर्सनल चॉइस होगी। और अगर डिटेल्स देखें तो दोनों ने डिफरेंट फोकस पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। रेडमी ने यहाँ इस बड़ी लीफ पर फोकस किया है और A50 ने यहाँ स्मॉल लीव्स पर फोकस किया है, जिससे दोनों ने अपनी अपनी जगह बढ़िया डिटेल्स कैप्चर की हैं। इस पिक्चर में रेडमी ने सैचुरेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, जिससे येलो फ्लावर के कलर्स को स्लाइटली ऑरेंजिश कर दिया है और सैमसंग ने नेचुरल कलर कैप्चर किया है। और अगर डिटेल्स देखें तो दोनों ने यहाँ पर भी डिफरेंट फोकस पॉइंट्स के साथ डिफरेंट एरियाज़ पर डिटेल्स कैप्चर की हैं।
ओवरऑल डिटेल्स पर दोनों ने अच्छा वर्क किया है। यहाँ इस पिक्चर में रेडमी ने नेचुरल कलर्स लिए हैं और सैमसंग ने कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट किया है, जिससे कलर्स काफी विविड आए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर डिटेल्स देखें तो यहाँ ट्री के इस डार्क एरिया को रेडमी ने बेटर एक्सपोजर और बेटर ब्राइटनेस दी है, जिससे डिटेल्स अच्छी आई हैं। और बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ सैमसंग ने ब्लोन आउट किया है और रेडमी ने बेटर एक्सपोजर और डिटेल्स कैप्चर की है। बाकी सभी पिक्चर्स में भी और यहाँ आप देखें तो दोनों ने डायनामिक रेंज पर बढ़िया वर्क किया है, लेकिन ज़्यादा पिक्चर्स में रेडमी ने स्काई को बेटर एक्सपोज किया है और A50 ने ओवर एक्सपोज किया है। लेकिन ओवरऑल बाकी सब जगह दोनों ही फोन्स ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। सब जगह बढ़िया डिटेल्स और शार्पनेस कैप्चर की है। यह सैमसंग के पास एक एडवांटेज मिलता है जो काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जिससे सेम डिस्टेंस से वाइडर एरिया कैप्चर किया जा सकता है। ओवरऑल कैजुअल लुक में बहुत बढ़िया पिक्चर्स आती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, सो डिटेल्स आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी जितने की मेन कैमरा से मिलती है, लेकिन ओवरऑल लुक में काफ़ी अच्छी पिक्चर मिलती है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ सभी पिक्चर्स में दोनों ही फोन्स ने बहुत बढ़िया वर्क किया है। एज डिटेक्शन में यहाँ कोई भी मेजर इश्यूज नहीं मिले। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स की एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया देखने को मिली है। बस जो डिफरेंस है वो बैकग्राउंड में एक्सपोजर का है। ऑलमोस्ट सभी पिक्चर्स में सैमसंग ने बैकग्राउंड पर कई जगह ओवर एक्सपोजर दिया है और ब्लोन आउट किया है, और फेस पर स्किन टोन्स को भी ब्लोन आउट किया है, स्लाइटली ओवर एक्सपोज किया है। और रेडमी ने सब जगह बढ़िया एक्सपोजर दिया है और कहीं भी ब्लोन आउट नहीं किया। बैकग्राउंड में भी बहुत बढ़िया डिटेल्स आई हैं। रेडमी ने स्किन टोन्स को नेचुरल कैप्चर किया है और फेस पर बहुत बढ़िया एक्सपोजर दिया है, कहीं भी ब्लोन आउट नहीं किया। और डायरेक्ट सन फेसिंग एक्सपोजर पर सैमसंग ने इस पिक्चर में फेस को काफ़ी डार्क कैप्चर किया है और रेडमी ने फेस को बेटर एक्सपोज किया है। सो ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड पर एज डिटेक्शन में दोनों ने अच्छा वर्क किया है, लेकिन बेटर एक्सपोजर और स्किन टोन्स पर रेडमी ने बेटर वर्क किया है। सो ओवरऑल पोर्ट्रेट पिक्चर्स में मुझे रेडमी की पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी लगी। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ सभी पिक्चर्स में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिला है। ओवरऑल डिटेल्स में दोनों ने अच्छा वर्क किया है, लेकिन अगर स्किन टोन्स को देखें तो सैमसंग ने बेटर स्किन टोन्स ली है और क्लोज टू रियल आई हैं। और अगर आप क्लोज को देखें तो सैमसंग ने स्लाइटली बेटर एक्सपोज किया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं मिला है। रेडमी ने भी सब जगह बढ़िया डिटेल्स कैप्चर की है। और अगर बैकग्राउंड में सन फेसिंग पिक्चर को देखें तो यहाँ सैमसंग ने बेटर कलर्स, डिटेल्स और एक्सपोजर दिया है। ओवरऑल सैमसंग ने बढ़िया वर्क किया है, लेकिन पर्सनली मुझे सैमसंग के फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स ज़्यादा बेटर लगी, जिसमें स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज, बेटर एक्सपोजर के साथ नेचुरल स्किन टोन्स मिले हैं। और दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है। यह एक्सपोजर और बैकग्राउंड में डिटेल्स पर सब जगह सैमसंग ने बेटर वर्क किया है। और यह सिंगल पर्सन अगर सेल्फी ले रहा होता है तो एज डिटेक्शन में दोनों ही फोन सही वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ एक इशू मुझे सैमसंग की पिक्चर्स में देखने को मिला है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो सैमसंग ने यहाँ हम दोनों के मिड एरिया पर एज को ठीक से डिटेक्ट नहीं किया और वहीं रेडमी ने बेटर वर्क किया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है, बाकी आप सभी पिक्चर्स को देखिए। सभी पिक्चर्स में सैमसंग ने या तो मुझे ब्लर किया है या मेरी वाइफ को। सो यहाँ दो लोगों पर या ग्रुप सेल्फीज में एज डिटेक्शन पर सैमसंग को काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। सो आई होप सैमसंग फ्यूचर अपडेट्स में इस इशू को फिक्स कर देता है तो बेटर होगा। अगर एक्सट्रीम लो लाइट सेल्फी को देखें तो यहाँ मैंने इस पिक्चर को एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर किया है, जिसमें सैमसंग ने स्लाइटली ब्राइट पिक्चर ली है, जिसमें पिक्चर में ओवरऑल लुक और क्लैरिटी बेटर मिली है। और रेडमी की पिक्चर काफ़ी डार्क आई है और दोनों ही फोन्स में स्क्रीन फ्लैश मिलती है और फ्रंट फ्लैश ऑन करने पर यहाँ दोनों ही फोन्स ने अच्छा वर्क किया है। लेकिन सैमसंग ने यहाँ ओवरऑल बेटर ब्राइटनेस दी है, लेकिन कलर्स को ब्यूटीफाई किया है, जिससे कलर्स नेचुरल नहीं मिले और फेस पर वाइटनेस मिली है। और वही रेडमी ने बैकग्राउंड पर माइनर डार्कनेस दी है, लेकिन ओवरऑल कलर्स और स्किन टोन्स पर डिटेल्स को स्लाइटली बेटर और नेचुरल रखा है। अब बात करते हैं लो लाइट पिक्चर्स की, तो यहाँ मैंने इन पिक्चर्स को एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर किया है, जिसमें दोनों ने अच्छा वर्क किया है। दोनों ही फोन्स ने अच्छी डिटेल्स और ब्राइटनेस कैप्चर की है, लेकिन यहाँ रेडमी के पास एक एडवांटेज है। रेडमी में डेडिकेटेड नाइट मोड दिया गया है और जिसे ऑन करने पर रेडमी की पिक्चर्स में फार बेटर डिटेल्स और ब्राइटनेस देखने को मिली है। सो एक्सट्रीम लो लाइट में नाइट मोड से रेडमी यहाँ बेटर वर्क करता है। और रियर फ्लैश ऑन करने पर देखें तो यहाँ दोनों ही फोन्स ने बढ़िया वर्क किया है, डिटेल्स भी बढ़िया आई हैं। फ्लैश से कलर टेम्परेचर देखें तो रेडमी ने काफ़ी हद तक नेचुरल लुक दी है। अगर आप वॉल का कलर देखें तो रेडमी ने नेचुरल कैप्चर किया है। सैमसंग ने कलर्स को बूस्ट किया है, जिससे वॉल पर स्लाइटली मैजेंटा लुक मिला है। और यहाँ क्लॉक के डायल का अगर एक्चुअल कलर देखें तो वो येलो है, जिससे रेडमी ने बेटर लिया है। और सैमसंग ने ऑरेंजिश टोन दी है। सो ओवरऑल फ्लैश से कलर टोन पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी।
यहाँ नॉर्मल इंडोर लाइट में देखें तो रेडमी ने ऑलमोस्ट रियल कलर्स के साथ बेटर कॉन्ट्रास्ट लिया है और सैमसंग ने माइनर फेडेड लुक दी है। लेकिन ओवरऑल डिटेल्स पर दोनों ही फोन्स ने बढ़िया वर्क किया है। और अगर यहाँ नाइट मोड को ऑन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। रेडमी की पिक्चर में बहुत बढ़िया डिटेल्स, कलर्स और शार्पनेस मिली है, जिससे ओवरऑल पिक्चर की क्लैरिटी बहुत इंप्रूव हुई है, जिसे जूम इन करके साफ देखा जा सकता है। यहाँ इस पिक्चर में रेडमी ने बेटर कलर्स और वॉल पर बेटर टेक्सचर कैप्चर किया है। अगर आप यहाँ नीचे इस एरिया को देखें तो रेडमी में वॉल पर लाइंस क्लियरली विजिबल हैं और सैमसंग ने लाइक ब्यूटी इफेक्ट की तरह प्रोसेसिंग की है, जिसमें वॉल पर स्मूथ और क्लीन लुक मिला है, जिस पर आपकी चॉइस होगी। और जूम इन करें तो टेक्स्ट पर दोनों ही फोन्स ने अच्छी डिटेल्स कैप्चर की हैं। यहाँ इस पिक्चर में रेडमी ने सब जगह बढ़िया डिटेल्स ली हैं। जूम इन करें तो रेडमी में बेटर डिटेल्स और क्लैरिटी मिली है। और अगर नीचे टेबल पर भी देखें तो वहां भी सैमसंग ने ब्यूटी मोड जैसे स्मूथ इफेक्ट दिया है और वही रेडमी ने बेटर कलर्स और डिटेल्स कैप्चर की हैं। लास्ट पिक्चर की तरह इस पिक्चर में भी एग्जैक्ट सेम डिफरेंस मिला है। सैमसंग ने ओवरऑल स्मूथ इफेक्ट दिया है और रेडमी ने ओवरऑल बहुत बढ़िया डिटेल्स और क्लैरिटी दी है, जिसे जूम इन करके क्लियरली देखा जा सकता है। सो इंडोर लाइट्स में रेडमी बेटर वर्क करता है। अब बात करते हैं आउटडोर लो लाइट पिक्चर्स की। तो यहाँ सभी पिक्चर्स में रेडमी ने स्लाइटली बेटर कलर्स और कंट्रास्ट कैप्चर किया है और सैमसंग की पिक्चर में माइनर नॉइस के साथ थोड़ा फेडेड लुक मिला है। और अगर रेडमी में नाइट मोड ऑन करें तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं रहता। नाइट मोड से सब जगह बेटर डिटेल्स, कलर्स और बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिली है। और अगर आप लैंप को देखें तो वहाँ भी बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर से अच्छी डिटेल्स आई हैं। और अगर सैमसंग में यहाँ वाइड एंगल से पिक्चर ले तो यहाँ एरिया तो काफी वाइड कैप्चर हुआ है, लेकिन यहाँ 8 मेगापिक्सल से डिटेल्स और क्लैरिटी मेन कैमरा लेंस से भी कम आई है। और इस पिक्चर को लाइट्स पर एक्सपोजर चेक करने के लिए लिया गया है, जिसमें सैमसंग ने नीचे लाइट्स पर सब जगह ओवर एक्सपोजर दिया है। शॉप्स की लाइट्स पर ओवर एक्सपोजर से काफी एरियाज ब्लोन आउट मिला है और रेडमी ने लाइट्स को बेटर एक्सपोज किया है। और रेडमी में अगर नाइट मोड ऑन कर दें तो यहाँ सब जगह बढ़िया ब्राइटनेस, विविड कलर्स के साथ एक्सीलेंट डिटेल्स और लाइट्स पर परफेक्ट एक्सपोजर देखने को मिला है। सो यहाँ लो लाइट्स में रेडमी ने बेटर वर्क किया है और स्पेशली नाइट मोड ऑन करते ही रेडमी यहाँ क्लियर विनर बन जाता है और सैमसंग में नाइट मोड की कमी यहाँ मिलती है। वीडियोस में भी दोनों ही फोन अच्छा वर्क करते हैं। कलर शार्पनेस और डिटेल्स अच्छी हैं, डायनामिक रेंज और सैचुरेशन काफी अच्छी मिलती है। यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम हमें पिक्चर्स में देखने को मिला था। रेडमी में बेटर सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट और डिटेल्स मिलती हैं और नीचे अगर आप ग्राउंड पर देखें तो सैमसंग ने स्लाइटली ब्लोन आउट किया है और रेडमी ने बेटर एक्सपोज किया है। और डायरेक्ट सन फेसिंग एक्सपोजर पर भी दोनों ही फोन्स बढ़िया वर्क करते हैं। और स्टेबलाइजेशन टेस्ट में मैंने यहाँ 1080p 30 fps पर स्टेबलाइजेशन टेस्ट किया है। रन करने पर भी दोनों ही फोन्स की वीडियोस काफी स्टेबल मिली है। साथ ही कलर्स और ग्राउंड पर डिटेल्स काफी अच्छी मेंटेन करते हैं। सो स्टेबलाइजेशन में यहाँ कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं मिलती। लो लाइट वीडियो में देखें तो यहाँ मैंने 1080p 30 fps पर रिकॉर्ड की है, जिसमें दोनों ही फोन्स ने काफी स्टेबल फुटेज ली है। रेडमी में सब जगह बेटर ब्राइटनेस और विविड कलर्स मिले हैं, जिसमें ओवरऑल वीडियो में क्लैरिटी और डिटेल्स बहुत अच्छी आई है। और वहीं सैमसंग ने भी अच्छा वर्क किया है, लेकिन ओवरऑल कलर्स माइनर फेडेड कैप्चर किए हैं, जिसे ग्राउंड एरियाज पर भी नोटिस किया जा सकता है। और अगर फोकस टेस्ट की बात करें तो दोनों ही फोन्स में फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस दिया गया है। यहाँ मैंने 1080p 30 fps पर फोकस टेस्ट किया है। सैमसंग फोकस लॉक करने में यहाँ ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सेकंड तक का टाइम लेता है और फोकस ट्रांजिशन देखें तो माइनर जंप इफेक्ट देखने को मिलता है। और रेडमी ने फोकस में यहाँ बहुत बढ़िया वर्क किया है, इंस्टेंट फोकस को लॉक करता है और अगर फोकस के ट्रांजिशंस भी देखें तो काफी स्मूथ मिले हैं। ओवरऑल देखें तो दोनों ही फोन्स के फोकस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ वीडियोस में रेडमी के पास कुछ एडवांटेज है, जिसमें 1080p 60 fps 4K 30 fps वीडियोस का ऑप्शन दिया गया है, जो हमें A50 में नहीं मिलता। सो अगर सैमसंग इन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट में एनेबल कर देता है तो काफी बढ़िया रहेगा। सो एट लास्ट मेरे अकॉर्डिंगली दोनों ही फोन्स के कैमरास यहाँ बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। दोनों ही फोन सब जगह बढ़िया पिक्चर्स कैप्चर करते हैं। बस लो लाइट और एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशंस में रेडमी बेटर वर्क करता है और नाइट मोड के साथ और भी इम्प्रूव हो जाता है।
डे लाइट पिक्चर्स में डिटेल्स में दोनों ही फोन्स बहुत बढ़िया कैप्चर करते हैं, लेकिन कलर्स और एक्सपोजर पर कई जगह रेडमी बेटर वर्क करता है। और रियर कैमरा पोर्ट्रेट में भी रेडमी बेटर डायनामिक रेंज के साथ स्किन टोन्स पर और ओवरऑल बेटर कलर्स और एक्सपोजर देता है। और सेल्फीज में सैमसंग ओवरऑल बेटर एक्सपोजर, बेटर डायनामिक रेंज और नेचुरल स्किन टोन्स कैप्चर करता है। और दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड को इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन सैमसंग को ग्रुप सेल्फीज पोर्ट्रेट पिक्चर्स पर एज डिटेक्शन को काफी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। और दोनों ही फोन्स में मैनुअल मोड भी दिए गए हैं, सो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग्स को एडजस्ट करके पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो एट लास्ट आपको जो भी फोन के फीचर्स ज्यादा अच्छे लगे इस वीडियो में या जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ज्यादा बेटर कैमरा किसका लगा, Redmi Note 7 Pro का या Samsung Galaxy A50 का। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।